अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्ड लेक्चर है बायोलॉजी क्लास 9th। तो आज हम अपना थर्ड लेक्चर जो है वो ऑनलाइन उसको डिलीवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपने 2 लेक्चर के अंदर चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर बायोलॉजी की उसका इंट्रोडक्शन, ब्रांचेस और इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, बायोलॉजी का रिलेशनशिप विद अदर साइंस सब्जेक्ट्स, इनको डिस्कस किया। इसके बाद हमारा जो दूसरा लेक्चर था वो था कैरियर्स इन बायोलॉजी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट कैरियर्स के हवाले से प्रोफेशनल बातें की कि अगर बायोलॉजी पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स किन किन प्रोफेशंस के अंदर जाके उसको अपने एज ए कैरियर के तौर पर अडॉप्ट कर सकते हैं। आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है, बेसिकली इसका टाइटल है कुरान एंड बायोलॉजी। बेसिकली बायोलॉजी के अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। फिर बायोलॉजी के अंदर ये भी आता है कि ज़िंदगी स्टार्ट कैसे हुई, ये भी क्वेश्चन है एक, हाउ द लाइफ स्टार्ट्स, किससे हुई, कैसे हुई। और बायोलॉजी के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनके डिफरेंट करैक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं। तो इसी तरह की चीज़ें जो हैं, हमें हमारी जो होली बुक है कुरान, वो भी हमें गाइड करता है लाइफ के बारे में, ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो यानी कुरान में ज़िंदगी के बारे में, जानदारों के बारे में आज से 1400 साल 1500 साल पहले जो कह दिया गया, बयान कर दिया गया, आज की जदीद साइंस बायोलॉजी उस चीज़ को प्रूव कर रही है कि जो कुरान में लिखा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वर्सेस हैं 3-4 डेट अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो बेसिकली हम थोड़ा सा इनको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। A Quran instruct to reveal the study of life. At many places in Holy Quran, Allah hints about the origin and characteristics of living organisms. कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बहुत जगहों पे हिंट दिया, बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म के करैक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, उसके ओरिजिन के बारे में बताया। और इसी तरह बहुत सारी आयात के अंदर ह्यूमन बींग्स हैव बीन इंस्ट्रक्टेड द अननोन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ आफ्टर गेटिंग द हिंट्स। तो इंसान जो इससे पहले उसको इल्म नहीं था, तो इन आयात को पढ़ने के बाद जब इंसान ने उसके अंदर मज़ीद रिसर्च की, तहकीक की, तो बहुत सारी चीज़ें इंसान के सामने आई। Here are few examples of such guidelines. जैसे एक वर्स है, we made every living thing from water. वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन हई, यानी अल्लाह ताला ने कहा कि हमने हर चीज़ को पानी से बनाया। और आज की हमारी मॉडर्न साइंस, मॉडर्न बायोलॉजी ये चीज़ प्रूव करती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, इवन चले हम सेलुलर लेवल पे बात करें, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना हुआ है। तो हमारे सेल का 80 to 90% जो है, जो लिविंग पार्ट है सेल का, प्रोटोप्लाज्म, वो पानी पर मुश्तमिल है। जैसा कि कुरान भी कह रहा है कि वी मेड एवरी लिविंग थिंग्स फ्रॉम वाटर। So the above verse hints at the common origin of all living things in water. इससे हमें यही समझ में आती है कि अल्लाह ताला ने जितने भी जानदार बनाए उनको पानी से बनाया। As Allah has ordered human beings to think at that hymns, even by him we should study living things that the mysteries of their origin and can be revealed. तो अल्लाह ताला ने एक हिंट दे दिया, उसके बाद फिर बायोलॉजिस्ट जो हैं वो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए जदीद रिसर्च करते हैं। और जब हम अपने सेलुलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, सेल ऑर्गेनेलिस के लेवल पे, या इवन ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं, तो बिल्कुल ये प्रूफ है कि अल्लाह ताला ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। उसके बाद एक और वर्सेस है सूरह रहमान की, वर्स नंबर 14, He made I man from clay like the potter. When we think at that hints given both these verses,
we find that events that occur in the creation of human beings, Allah also hint at the method of the development of animals including human beings. इस आयत से जो हमें समझ आती है, इसमें इससे पहले वाली आयत में कि पानी से बनाया, अच्छा उसके बाद वो जो एम्ब्रियो बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, उसकी डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, कैसे सेल्स डिवाइड होते हैं। तो इस आयत से हमें इस चीज़ का पता चलता है कि डेवलपमेंट जो है वो चाहे ह्यूमन बींग्स की हो या बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी जो डेवलपमेंट है वो जब मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर हम उसकी डेवलपमेंट देखते हैं कि किस तरीके से जाइगोट, एम्ब्रियो और ये सिलसिला डेवलपमेंट होती रहती है और यहाँ तक कि एक कंप्लीट ह्यूमन बींग या कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। तो ये भी मॉडर्न साइंस बायोलॉजी जो है इस चीज़ को प्रूव कर रही है। इसके बाद एक और वर्सेस है, सूरह अल मोमिनून वर्स नंबर 14, then fashion we the drop a clot, then fashion we the clot a little hem, then fashion we little hem bones, then clot in the bones with flesh. यानी इसकी अगर हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो पहले सेल बनता है, फिर टिश्यूज बनते हैं, फिर ऑर्गन्स बनते हैं, फिर सिस्टम बनते हैं, ठीक है ना, फिर कैसे अल्लाह ताला हड्डियाँ बनाता है, फिर उसके ऊपर गोश्त और ये सारी चीज़ें और प्रॉपर एक शेप, शक्ल, सूरत जो है वो बन जाती है। जो पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सारा इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा होता है। Now here is a verse that describes the common origin and modification of organism. This verse also supports the modern concept of classification. Verse Surah Al-Nur, verse number 45. Allah has created every animal from water. Then some of them creep up over the valleys, others walk on two legs, and others on four. Allah creates what He please. Allah Taala ने ये सारे जानदार बनाए, पानी से बनाए। उनमें से कुछ 2 पाँव पे चलते हैं, कुछ 4 पाँव पे चलते हैं, कुछ पेड़ के बल रेंगते हैं। तो यहाँ से हमें फिर क्लासिफिकेशन की समझ आना शुरू हो जाती है इस आयत से कि ये जो टेक्सोनमिस्ट जो हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ से सारा टेक्सोनमी की बुनियाद पड़ रही है, क्लासिफिकेशन आप कर सकते हैं ऑर्गेनिजम्स को। The Quran hints not only at the origin and development of life, but also at many characteristics of living organisms. Scientists reveal such mechanism. तो शॉर्ट ये कि हमारे कुरान में अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, इस कायनात के बारे में आज से 1500 साल पहले जो बयान कर दिया, जो हिंट दे दिए, आज की मॉडर्न साइंस उन चीज़ों को प्रूव कर रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। जो कुरान में लिखा गया वो बिल्कुल ठीक है और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हिंट्स दिए हैं और अब हम अपनी मॉडर्न रिसर्च के थ्रू जो है, मॉडर्न नॉलेज के थ्रू हम उन चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था कुरान एंड बायोलॉजी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट कंटिन्यूटी में हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट टू द स्टडी ऑफ साइंस। मुस्लिम साइंटिस्ट की क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द मॉडर्न साइंस। Muslim scientists have made great contribution to the study of science, and we are aware of their success in different fields of science. Here we would summarize the work of some scientists like Jabir bin Hayyan, Abdul Malik Asmi, and Abu Ali Sina in the development of the present day knowledge of plants and animals. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, मुसलमान साइंटिस्ट जिस भी फील्ड को अगर आप उठा के देख लो, अगर आप आज के दौर में जदीद हम मेडिकल साइंस की बात करते हैं
तो इसकी आप हिस्ट्री में जाके देखो तो इब्न नफीस एक मुस्लिम साइंटिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम ब्लड सर्कुलेशन एक्सप्लेन किया था। सर्जरी किस तरीके से होती है, सर्जिकल मेथड्स, इनको मुस्लिम साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया। फिर सर्जरी के दौरान जो औजार इस्तेमाल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं, उनको स्टेरलाइज करने का तरीका मुसलमानों ने बताया। लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स मुस्लिम साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया। इसी तरह केमिस्ट्री के अंदर, यानी साइंस का कोई भी ब्रांच उठा के देख लें तो उसमें जो पायनियर आपको मिलेंगे काम के हवाले से, वो सारे मुस्लिम साइंटिस्ट होंगे। बुनियाद साइंस की मुसलमान साइंटिस्ट ने रखी थी। बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीब्यूशंस रही हैं, बहुत बड़े बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट आए, उन्होंने काम किया, बुनियाद रखी साइंस की। फिर आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली हम मुस्लिम दूर होते गए, इल्म से दूर होते गए, दूसरी चीज़ों में चले गए, और फिर ये वेस्ट वाले जो हैं, यूरोपियन, अमेरिकन, और ये इनको समझ में आ गया कि नेचर को समझने का एक ही तरीका है कि नेचर के जो रूल्स हैं उसको अंडरस्टैंड किया जाए, साइंटिफिक तर्ज पे उसको समझा जाए। फिर उन्होंने साइंस के अंदर जो जो कमालात किए, जो जो रिसर्च की, जो इन्वेंशंस की, किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब हम अगर ये कहें कि मुस्लिम साइंटिस्ट हमें कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आते, तो आज की जो मॉडर्न साइंस है, डेफिनेटली वो उन्होंने अपने इल्म के बलबूते पे उसको अपने तर्ज पे उसको लेके जा रहे हैं। बहरहाल हम क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री को देखने जा रहे हैं कि चंद उन मुस्लिम साइंटिस्ट का हम जिक्र करेंगे जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर या ओवरऑल साइंस के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दी, बुनियाद रखी। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में उन्होंने 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया हुआ है, जिसमें नंबर 1 पे है जाबिर बिन हयान, 721 to 815. He was born in Iran and practiced medicine in Iraq. जाबिर बिन हयान जो है ईरान में पैदा हुए और इराक के अंदर ये मेडिसिन फिजिशियन थे, बहुत बड़े प्रैक्टिस करते थे। He introduced experimental investigation in chemistry and also wrote a number of books on plants and animals. इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस हैं। इसी तरह इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। His famous books are Al-Nabatat and Al-Haywan. ये इनकी 2 मशहूर किताबें हैं, पौधों के बारे में और जानवरों के बारे में। तो ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जाबिर बिन हयान। The next one is अब्दुल मालिक अस्मी, 740 से 828। He is considered the first Muslim scientist who studied animals in detail. बहुत बड़े zoologist थे। इनको फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट समझा जाता है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एनिमल्स को डिटेल के साथ स्टडी किया। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इनकी मशहूर किताबों के अंदर इस फेमस राइटिंग इंक्लूड्स अल अबिल कैमल, अरबिक में अबिल को कैमल कहते हैं, अल खेल हॉर्स, अल वशूश एनिमल्स एंड खलकल इंसान। तो ये इनकी मशहूर किताबें थी अबाउट द डिफरेंट एनिमल्स, जिसमें उन्होंने एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में और उनके ओरिजिन के बारे में और डिटेल्स के साथ लिखा। He was the great zoologist. तीसरे नंबर पे हैं अबू अली सीना, 980 to 1037। अबू अली सीना
इसको वेस्ट वाले एविसीना के नाम से भी जानते हैं. He is honored as the founder of medicine and called as Avicenna in the West. इनको फाउंडर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, फादर ऑफ मेडिसिन कह लें आप. He was a physician, philosopher, astronomer and poet. अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी आपको मैं दिलचस्प बात बताता चलूं. उस वक्त जो साइंटिस्ट होते थे उनके अंदर मल्टीपल उनकी रिसर्च होती थी, वो किसी एक खास फील्ड तक महदूद नहीं होते थे. जैसे आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े फिजिशियन भी थे, तबीब भी थे, फिलोसफर भी थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे, हमारे क्या सूरज चांद सितारों के बारे में भी जानते थे, और बहुत अच्छे शायर भी थे. वन ऑफ हिज बुक अल कानून फी अल तिब is known as the canon of medicine in West history. इनकी एक किताब है अल कानून फी अल तिब. ये मेडिसिन की फील्ड में इसको रीढ़ की हड्डी समझा जाता है. आज भी वेस्ट के अंदर उनकी जो लाइब्रेरीज हैं उनके अंदर ये बुक्स प्रिजर्व हैं, इनके ट्रांसलेट करके इसको रखा हुआ है. He was the great scientist, Avicenna. तो ये वो मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा भी हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हैं मुस्लिम साइंटिस्ट की, जिनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशंस थी टुवर्ड्स साइंस. जैसा कि मैंने शुरू में कहा, फिर वक्त गुजरता गया. इराक जो है किसी ज़माने में इल्म का गढ़ समझा जाता था पूरी दुनिया के लिए. बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज और इंस्टीट्यूट और ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे. फिर वो एक तरीक का हिस्सा है, कैसे वो कोलैप्स हुआ, कैसे दरिया में किताबों को बहाया गया, ये और तरफ बात जाती है. बहरहाल शॉर्ट ये है, अब मुसलमान जो हैं वो इल्म से, साइंस से दूर होते जा रहे हैं. तो इसलिए हम जितनी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं या जितनी भी साइंटिफिक रिसर्च है वो सारी हम डिपेंड कर रहे होते हैं वेस्ट वालों से. बट हमें ये याद रखना चाहिए कि ये जो हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे, दे आर फाउंडर. साइंस की किसी भी फील्ड के अंदर अगर आप बात करोगे तो दे आर फाउंडर. सो दीज आर द मुस्लिम साइंटिस्ट. दे प्ले वेरी important role in different fields of science. तो ये हमारा दूसरा टॉपिक मुस्लिम साइंटिस्ट का, ये भी यहाँ पे ख़त्म हुआ. तो इस लेक्चर को मैं यहाँ तक रखूँगा. अगले लेक्चर के अंदर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बनती कैसे है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड द वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ एट डिफरेंट लेवल्स. इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत शुक्रिया.